हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रीति चैनल में। तो चलिए आज हम लोग करेंट अफेयर्स का अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए आइए, आज का पहला टॉपिक है हम लोगों का बाघ गणना रिपोर्ट। तो बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये बाघ गणना रिपोर्ट 2022 है। ये बाघ गणना रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो जारी करता है भारतीय वन्य जीव संस्थान, और ये प्रत्येक 4 साल पे जारी किया जाता है। और ये जो जारी हुआ है इस बाघ गणना रिपोर्ट 2022 का 29 जुलाई 2023 में, ये बाघ गणना रिपोर्ट है 2022 का और जारी हुआ है 2023 में 29 जुलाई 2023 को। वर्तमान में अगर बाघों की हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में बाघों का कुल संख्या 3682 है, और 2018 में ये बाघों की संख्या कितना था? 2018 में 2967 बाघों का संख्या था। विश्व का 75% बाघ भारत में पाया जाता है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में पाया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा बाघ, अगर हम लोग का क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा बाघ भारत का कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो सब कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो जिम कॉर्बेट रिजर्व, यानी जो जिम कॉर्बेट रिजर्व है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला हम लोग देख लेते हैं 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि। तो 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। हम लोग बात कर लेते बिहार का। था बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था तथा 2022 में 54 हो गई है। जैसे हम लोग जानते हैं 4 वर्षों के अंतराल पर ये बाघ गणना रिपोर्ट होता है। तो लेटेस्ट 2022 में हुआ था, अगला बाघ गणना रिपोर्ट 2026 में होगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो क्वेश्चन यहाँ से भी हम लोग के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किस टॉपिक में एग्जाम में किस टॉपिक से प्रश्न उठाएगा, किस टॉपिक को तैयारी करना है, किस टॉपिक को तैयारी नहीं करना है। तो हम लोग सभी टॉपिक को लेके चलना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तूफान का नाम है, या तूफान या चक्रवात का नाम, ये प्रभावित क्षेत्र है, और ये जो देश इस तूफान का नामकरण करता है उस देश से के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हम लोग आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है यागी। तो यागी जो तूफान या चक्रवात है उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन हुआ है? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। और ये यागी का नामकरण किसने किया है? तो यागी का नामकरण जो किया है वो किया है जापान। अगला हम लोग देखते हैं दाना। तो दाना से प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा और बंगाल, भारतीय राज्य उड़ीसा और बंगाल, और इसका जो नामकरण किया है वो नामकरण किया है कतर। अगला है कोंगड़े। तो कोंगड़े से जो प्रभावित क्षेत्र है वो प्रभावित है ताइवान और फिलीपींस, और इसका नामकरण किया है कंबोडिया। अगला हम लोग देख लेते हैं राफेल। तो राफेल से प्रभावित क्षेत्र है क्यूबा, और इसका जो नामकरण किया है ये फ्रांस किया है। अगला हम लोग देखते हैं फेंगल। तो फेंगल चक्रवात से जो प्रभावित होने वाला भारतीय राज्य है वो है तमिलनाडु, और इसका जो फेंगल का जो नामकरण किया है वो किया है सऊदी अरब। अगला हम लोग देखेंगे चीरो। तो चीरो जो है वो मोजाम्बिक, प्रभावित क्षेत्र चीरो से मोजाम्बिक है, और इसका जो नामकरण किया है मॉरिशस। अगला हम लोग देखते हैं जूड़। तो जूड़ से जो प्रभावित क्षेत्र है वो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक, और इसका भी नामकरण मॉरिशस ने ही किया है। अगला हम लोग देखते हैं अल्फ्रेड। तो अल्फ्रेड से जो प्रभावित क्षेत्र है वो है ऑस्ट्रेलिया, और इसका नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ही किया है। अगला है शक्ति। तो शक्ति से प्रभावित क्षेत्र है
बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट। और इनका जो नामकरण किया है वो क्या है, श्रीलंका। अगला हम लोग देख लेते हैं रगासा। तो रगासा से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग, चीन। और इनका जो रगासा का जो नामकरण किया है वो किया है फिलीपींस। तो अगला हम लोग देखते हैं एमी। तो एमी से प्रभावित क्षेत्र है यूके और आयरलैंड। यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड। और इनका जो नामकरण किया है एमी का वो किया है यूके मेट ऑफिस। अगला हम लोग देख लेते हैं हेलोंग। तो हेलोंग से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है जापान और अलास्का। और इसका हेलोंग का जो नामकरण किया है वो किया है वियतनाम। अगला हम लोग देख लेते हैं मैटमो। तो मैटमो से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है फिलीपींस, चीन और वियतनाम। और इनका मैटमो का जो नामकरण किया वो कौन किया है, लाओस। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद कर रखने का कोशिश कीजिएगा। ये है चक्रवात मोथा। और ये भारतीय राज्य, इससे जो प्रभावित, मोथा से जो प्रभावित होने वाले भारतीय राज्य था वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। और इनका नामकरण जो किया है वो थाईलैंड ने किया है। और ये मोथा का थोड़ा बहुत प्रभाव पश्चिम बंगाल हो गया आपको, इसके बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस सब में भी देखने को मिला था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे का टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्था देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। और ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं देश में कुल वन एवं वृक्षावरण। तो देश में अगर हम लोग बात करेंगे कुल वन और वृक्षावरण का, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल वन एवं वृक्षावरण दोनों मिला के 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम लोग प्रतिशत में बात करें तो ये 25.17% है। अगला हम लोग देखते हैं देश में कुल वनावरण। ऊपर हम लोग देखे थे देश में कुल वन एवं वृक्षावरण दोनों, और यहाँ पर है कि देश में कुल वनावरण। तो देश में कुल वनावरण का बात करें हम लोग, तो वनावरण कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये अगर हम परसेंटेज में बात करें तो देश में जो कुल वनावरण का क्षेत्रफल है वो परसेंटेज में 21.76% है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं देश में कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल। वृक्षावरण का क्षेत्रफल, तो देश में कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है ना वो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो ये है 3.41%। अगला हम लोग देखते हैं 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में वृद्धि। तो 2021 का जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया था, और ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में है, तो ये 2 वर्षों में 2021 की तुलना में जो 2023 में वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है, ये हुआ है 1445 वर्ग किलोमीटर। वन एवं वृक्षावरण दोनों में 1445 वर्ग किलोमीटर। और हम केवल वनावरण में वृद्धि का बात करते हैं 2021 की तुलना में, जो 2023 में वनावरण है उसमें वृद्धि हुआ है 156 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में अगर हम लोग वृक्षावरण में वृद्धि का बात करें तो 2023 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 1289 वर्ग किलोमीटर। अगला हम लोग देखते हैं वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। तो वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, जो 2021 का डाटा था, और अभी जो 2023 का डाटा हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 2025 का डाटा वैसे आया नहीं है,
अगर 2025 का डाटा आ जाता है तो 2025 का डाटा देखेंगे। तो 2021 के डाटा के अनुसार 2023 के डाटा में जो वृद्धि हुआ है, ये 3 गो राज्य जो है सो बढ़ते क्रम में है। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में और इसके बाद उड़ीसा में। अगला हम लोग देखते हैं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। आगे ऊपर हम लोग देखे थे वन और वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। अब हम लोग देखेंगे वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। अगला हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले 3 राज्य। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले 3 राज्य, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले। तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि मध्य प्रदेश में हुआ है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र में हुआ। अगला हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य। तो क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य है वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। तो प्रतिशत में वैसे अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत में बात करेंगे तो प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ मिलता है हमको, मिजोरम में। तो यहाँ लिखा है प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, तो प्रतिशतता के आधार पर हो जाएगा मिजोरम। और हम लोग को अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वनावरण है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो यहाँ हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन का आवरण सर्वाधिक कहाँ है, तो मैंग्रोव वन का आवरण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। और कितना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 4992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक का हम बात करें 2023 के डाटा के हिसाब से तो ये हो जाएगा 7285.5 मिलियन टन, 7285.5 मिलियन टन। अगला देखते हैं 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि हुआ है। तो ये 2023 का डाटा है, और 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि हुआ है, तो ये हुआ है 881.5 मिलियन टन। अगला हम लोग देख लेते हैं देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास। ये जो बांस होता है तो उसका हम लोग देख लेते हैं। तो देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास कितना है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में बांस धारित क्षेत्र की वृद्धि के बारे में हमसे पूछेगा तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 5227 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसका नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया है, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। अगला है सराय काले खां चौक, ये कहाँ था, कहाँ है, दिल्ली में। और सराय काले खां चौक का नया नाम बदल कर दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। अगला है काकसर ब्रिज, कहाँ है, लद्दाख में। इसका नया नाम बदल कर दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। अगला है फोर्ट विलियम, कहाँ है, कोलकाता में। इसका फोर्ट विलियम का नया नाम क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग। अगला है पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नया नाम श्री विजयपुरम। तो अब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, श्री विजयपुरम। अगला है पुणे एयरपोर्ट। तो पुणे एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर दिया गया है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। अगला है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल, तो अशोक हॉल का नया नाम क्या बदल कर दिया गया है, अशोक मंडप।
देखिए ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक है दरबार हॉल, एक है अशोक हॉल। तो दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप, इसमें हॉल को सिर्फ मंडप कर दिया गया है। तो अशोक हॉल का अशोक मंडप और दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है जोशीमठ तहसील, ये चामोली जिला उत्तराखंड में है। इसका नाम कर दिया गया है ज्योति मठ। अगला है कोसिया कुटोली तहसील, इसका नया, ये कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड में। इसका नया नाम कर दिया गया है कैंची धाम। अगला है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, निरंजन शाह स्टेडियम। अगला हम लोग बात करते हैं चिरंजीवी योजना, ये योजना राजस्थान का योजना है चिरंजीवी योजना। इसका नया नाम बदल कर दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अगला है अयोध्या रेलवे स्टेशन, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। अगला है झेलम स्टेडियम, झेलम स्टेडियम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और झेलम स्टेडियम का जो नया नाम कर दिया गया है वो है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसका नाम बदल कर नया नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला है पुराना संसद भवन, तो पुराना संसद भवन का नया नाम बदल कर दिया गया है संविधान सदन। अगला है खेलो इंडिया महिला लीग, तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है, तो अस्मिता महिला लीग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।